हेलो एवरीवन, कमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी को फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर हमारी आज की जो रियल हॉरर एक्सपीरियंस है ये हमारे साथ शेयर किया है निमित ने। इस कहानी में कैरेक्टर्स के नाम बदल दिए गए हैं प्राइवेसी के लिए, लेकिन कहानी 200% ओरिजिनल है और ये निमित का अपना खुद का एक्सपीरियंस है और एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि दुनिया में कैसी कैसी चीजें, कैसी कैसी पावर्स होती हैं और वो किस तरीके से आपसे इंटरैक्ट करती हैं। तो कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको ऐसा कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज के ऊपर अपनी स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल पर फीचर होने वाली हर स्टोरी के लिए हम आपको देते हैं 500 रुपीज का एक रिवॉर्ड, जैसा हमने यहाँ पर निमित के साथ भी शेयर किया है। और हाँ, उसके लिए आपको हमारे चैनल का सब्सक्राइबर होना जरूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करें ताकि हमें भी एल्गोरिथम के अंदर ऊपर बढ़ने का मौका मिले। बहुत मेहनत लगती है यूनिक स्टोरीज को सिलेक्ट करने में, उनके ऊपर काम करने में, तो थोड़ा सा सपोर्ट आपकी तरफ से चाहिए, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए बढ़ते हैं कहानी में आगे। निमित जो है वो मध्य प्रदेश में इंदौर के पास एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। आज उनकी उम्र 21 साल है, लेकिन इंसिडेंट तब हुआ जब वो 20 साल के थे। निमित उस टाइम पर आर्मी की तैयारी कर रहा था और जैसा कि आप जानते हैं जो लोग आर्मी की तैयारी करते हैं उनमें जो पहली चीज नहीं होती है वो है डर। निमित भी कुछ ऐसा ही था। वो खुद को बिल्कुल डर समझता था। रात में सुनसान रास्तों पर अकेले घूमना, खेतों में निकल जाना या शमशान के पास से गुजरना, इन सब से उसे कभी डर नहीं लगा और भूत प्रेत जैसी बातें तो उसके लिए मजाक हुआ करती थी। निमित की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है नव्या और ये दोनों 9th क्लास से साथ हैं। इनका रिश्ता बहुत ही क्लीन और अच्छा था और आज भी है। उसका घर निमित के घर से करीबन 1 किलोमीटर दूर है। इन दोनों के घर के बीच में एक नई कॉलोनी पड़ती थी जो उस समय पर पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई थी। कुछ मकानों के अंदर लोग रहने लगे थे, लेकिन ज्यादातर प्लॉट्स जो थे वो खाली थे। सड़क पर डिस्टेंस के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स लगी थी, मगर उनके अंदर या तो कई बार स्ट्रीट लाइट्स खराब रहती है या उनके अंदर जो बल्ब लगे हुए थे उनकी रोशनी एक सर्टेन पॉइंट तक ही आती थी। मतलब दो स्ट्रीट लाइट के बीच में भी ऐसे गैप्स थे जहां पर इतना अंधेरा होता था कि सामने क्या है कई बार ये भी साफ दिखाई नहीं देता था। उसी रास्ते में, उसी कॉलोनी के रास्ते में एक पुरानी दरगाह पड़ती थी और जहां कॉलोनी की बाउंड्री खत्म होती थी उसके लेफ्ट साइड में एक शमशान था। शमशान के जस्ट पीछे एक छोटी नदी बहती थी जिसे लोग नाला भी कहते थे। उसी नदी के दूसरी तरफ एक और कॉलोनी थी और उस कॉलोनी के पास में एक बहुत बड़ा ग्राउंड था जहां पर जनरली उस गांव के बच्चे या उस गांव के आसपास के लोग क्रिकेट खेला करते थे। अब रोजाना रात को खाना खाने के बाद निमित नव्या को फोन करता और उसी रास्ते पर टहलने निकल जाता। कभी कभी नव्या भी अपने घर से बाहर आ जाती थी और दोनों दूर से ही एक दूसरे को देख लिया करते थे, क्योंकि गांव था और कोई देख देख लेता तो लोग बेवजह बातें बनाने लगते। गांव में थोड़ा सा लोग ज्यादा कॉशियस रहते हैं। तो इसी तरह एक रात करीब 8:30 बजे की बात है। निमित खाना खा के हमेशा की तरह निकला, लेकिन जैसे ही वो कॉलोनी के पास पहुंचा अचानक से एक काली बिल्ली उसके सामने से निकली और उसका रास्ता काट गई। उस टाइम वो नव्या के साथ फोन पर था और उसने हंसते हुए नव्या से कहा, देख यार, आज तो एक काली बिल्ली मेरा रास्ता काट गई है। अब उसकी बात सुनकर नव्या ने बिना हंसे कहा, सुनो निमित, एक काली बिल्ली का रास्ता काटना अच्छा नहीं होता। तुम अभी के अभी घूमकर वापस से घर चले जाओ, मुझे कुछ अच्छी फील नहीं आ रही है। उसकी बात सुनकर निमित हंस पड़ा और बोला, क्या नव्या, मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूं और तुझे लगता है मैं इन सब दकियानुसी बातों पर विश्वास करूंगा? बिल्ली रास्ता काट गई, एक बात बता, बिल्ली बेचारी जाएगी कहाँ? उसको अगर एक जगह दूसरी जगह जाना है तो रास्ता तो क्रॉस करेगी ही। वो मेरे रास्ते से आगे निकल गई, इसमें घर होने वाली बात क्या है? और इतना बोलकर वो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। उसने बोला, देखा, बिल्ली रास्ता काट गई, कुछ भी नहीं हुआ। और वाकई में उस रात भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगले दिन भी सेम शाम को जब वो फोन पे बात करते हुए उसी गली में जा रहा था, फिर से वही काली बिल्ली अचानक कहीं से निकल कर आई और फिर से उसने उसका रास्ता काट दिया। आज फिर उसने नव्या को ये बात बताई, फिर से सेम चीज रिपीट हुई। उसने कहा कि कल भी इसने रास्ता काटा था, आज भी काट रही, तो मेरी बात मानो। लेकिन निमित इन सबको हवा में उड़ा देता था। लेकिन अब
ये रोज-रोज का होने लगा। रोज खाना खा के निमित टहलते हुए नव्या से फोन पे बात करते हुए उस गली से गुजरता और रोजाना वो काली बिल्ली उसका रास्ता काटती। लेकिन हर बार निमित इसे मात्र एक कोइंसिडेंस मानकर आगे बढ़ जाता। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पहली बार निमित के अंदर डर पैदा किया। वो फोन पर नव्या से बात करते हुए उसी रास्ते से जा रहा था। सड़क पर अंधेरा था। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई चीज उसके बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड उसके साथ साथ चल रही है। उसने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही स्ट्रीट लाइट के नीचे पहुंचा और उसकी नजर लेफ्ट साइड नीचे की तरफ गई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पैरों से कुछ ही दूर पर एक बहुत बड़ा सांप, बहुत बड़ा सांप, इतना बड़ा कि उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी इतना बड़ा सांप नहीं देखा था। बिना फुफकारे, बिना हमला किए, बिल्कुल निमित की चाल के साथ चाल मिलाकर वो चल रहा था। निमित एक कदम आगे बढ़ता तो वो भी एक कदम आगे बढ़ता, वो रुक जाता तो वो रुक जाता। और उसको देखते ही निमित शॉक्ड रह गया और फिर चिल्लाते हुए नव्या से बोला कि नव्या, मेरे पास बहुत बड़ा सांप है और वो मेरे साथ साथ चल रहा है। निमित की आवाज सुनते ही वो घबरा गई। वो घर से बाहर तो आई, लेकिन अड़ोस पड़ोस वालों के डर से वो दूर ही खड़ी रही। जैसे नव्या बाहर आई तो निमित ने नव्या को देखने के लिए, मतलब फोन पे तो थे ही, बात हो ही रही थी, देखने से घर की तरफ देखा और वापस देखा तो सांप वहीं से झाड़ियों में कहीं चला गया। निमित के सामने सामने वो जाते उसे दिख रहा था। उसने नव्या को बताया कि वो कहीं चला गया है, लेकिन यार वाकई में वो सांप बहुत बड़ा था। जब निमित ने नव्या को ये बताया तो नव्या उससे कहती है कि बस अब आज के बाद तुम रात में इधर मत आना। मुझे कुछ ठीक फीलिंग नहीं आ रही, बार बार बिल्ली का रास्ता काटना और इस तरह का सांप तुम्हें दिखना। अगर वाकई में खतरनाक होता और तुम्हें डस लेता तो तुम्हें बचाने कौन आता। खैर, निमित ने उसकी बात मानी और वहीं से लौटकर वो वापस से अपने घर चला गया। लेकिन निमित वो नव्या की बात कहाँ मानने वाला था। वो तो निडर था। अगली रात वो फिर से उसी रास्ते पर था। ये दोनों फोन पर बात कर रहे थे और बात करते करते वो कॉलोनी के आखिरी हिस्से में पहुंच गया, जहां से बाईं तरफ चलते ही शमशान था और उसके पीछे छोटी नदी, और वहीं से उसे नव्या का घर भी दिखाई देता था, बिल्कुल क्लियर। अभी निमित वहां पर जस्ट पहुंचा ही था कि तभी अचानक उसे बहुत तेज आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग आपस में लड़ रहे हों। कुछ सेकंड बाद उसे लगा कि ग्राउंड में कोई रात में क्रिकेट खेल रहा है। हंसी, चिल्लाने और शोर की आवाजें, जैसा क्रिकेट खेलते टाइम आवाजें आती है, बिल्कुल वैसी ही। उसने थोड़ा सामने देखा तो नदी के उस पार वाले ग्राउंड की सारी लाइटें जल रही थी और वो देखकर उसे लगा कि शायद गांव के लड़के रात में क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं। उसने फोन पर नव्या को बताया कि लड़के नाइट में क्रिकेट खेल रहे हैं, एक काम कर, तू फोन रख, मैं भी खेलने जा रहा हूं। निमित की ये बात सुनकर नव्या ने घबरा कर कहा कि नहीं निमित, उस तरफ मत जाना, तुम वापस से अपने घर चले जाओ। लेकिन निमित ने नव्या की एक नहीं सुनी और पूरी रफ्तार से वो शमशान की तरफ दौड़ पड़ा। और जैसे ही वो शमशान के पास पहुंचा, एक ही पल में, एक मोमेंट में सारी की सारी आवाजें बंद हो गई। पिन ड्रॉप साइलेंस। ऐसा सन्नाटा छा गया कि उसे अपने सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। उसने नदी के उस पार वाले ग्राउंड की तरफ देखा तो उस ग्राउंड की लाइटें तो अभी भी जल रही थी, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। ना कोई लड़का, ना कोई बॉल, ना कोई बल्ला, ना कोई आवाज, बस खाली ग्राउंड और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा। ये देखकर निमित के शरीर में पहली बार सिहरन तोड़ गई, क्योंकि उसने अभी अभी बहुत सारे लड़कों को वहां पे क्रिकेट खेलते हुए देखा था। डर की वजह से वो बिना एक सेकंड रुके उल्टे पैर भागा और वापस कॉलोनी की तरफ आ गया और उसने नव्या को फोन किया। नव्या ने फोन पर उसकी भरती हुई सांस सुनकर समझ लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। और जब निमित ने उसे पूरी बात बताई तो उसने निमित को बहुत डांटा, उनकी बहस भी हुई। और फिर नव्या ने उसे एक बात कही जो आज भी उसे याद है। उसने कहा, निमित, मुझे नहीं पता वहां क्या है, लेकिन वहां कुछ तो गड़बड़ है और अब तुम रात में उस रास्ते पर मत जाना। निमित का कहना है कि काश उस रात उसने नव्या की बात मान ली होती। उसने नव्या को हाँ तो बोल दिया, लेकिन मन में उसकी अब भी यही था कि ये सब
उसका वहम है। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। इस रात जब उसको ये सब एक्सपीरियंस हुआ, शुरू-शुरू में तो उसके साथ क्या हो रहा था कि उसको वो चीज़ दिख रही थी। लेकिन आज जो उसके साथ एक्सपीरियंस हुआ, आज खाने में उसने नॉन-वेज खाया था और वो खा के ही वो सीधा इस उसका फ़ोन आया था नव्या का तो वो निकल पड़ा था और शायद इस चीज़ की वजह से भी उसे ये सब एक्सपीरियंस हुआ हो। आई डोंट नो, देखते हैं। उस रात वो पहुँचते ही सो गया, लेकिन पता नहीं रात के कितने बजे, टाइम का उसे पता ही नहीं था। उसे लगा जैसे वो अपने कमरे में नहीं है और उसे दिखाई दिया कि वो फिर से उसी कॉलोनी में खड़ा था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। सड़क पर लगी सारी स्ट्रीट लाइट्स बंद थी, सिर्फ एक बिजली के खंबे की जो लाइट थी वो जल रही थी। उस लाइट की हल्की पीली रोशनी पूरे अंधेरे में अकेले चमक रही थी और उसी रोशनी के नीचे एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की की पीठ निमित की तरफ थी। वो धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। जितना वो उसके पास पहुंच रहा था उतना ही अजीब सा सुकून उसे महसूस हो रहा था। डर नाम की कोई चीज नहीं थी। और फिर वो लड़की धीरे धीरे निमित की तरफ मुड़ी और उसे देखते ही कुछ पल के लिए निमित बिल्कुल वहीं रुक गया। वो फ्रीज हो गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। उस लड़की की उम्र करीबन 22-24 साल की रही होगी। उसका कद लंबा था और बिल्कुल बैलेंस्ड बॉडी थी। रंग इतना गोरा कि उस पीली रोशनी में भी उसका चेहरा चमक रहा था। उसने काले रंग की एक साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे घने और बिल्कुल काले बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। लेकिन उसके अंदर जो सबसे अलग चीज थी वो थी उसकी आंखें। उस लड़की की आंखों में एक अजीब सा तेज था और उस तेज को वो आज तक भी शब्दों में बयां नहीं कर पाया है। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में देखते ही सारी की सारी दुनिया गायब हो गई। उस लड़की के चेहरे पर उस टाइम पर एक हल्की सी मुस्कान थी और मुस्कान डरावनी बिल्कुल नहीं थी। ऐसी थी जिसे देखकर अपनापन महसूस हो। वो चलते चलते उस लड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया और कुछ पल तक वो उसे निहारता रहा और फिर उसने उससे पूछा, आप कौन हो और इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हो? उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसने निमित की आंखों में देखा और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। और तभी अचानक से इतनी तेज सफेद रोशनी हुई कि निमित की आंखें अपने आप बंद हो गई और उसी पल उसकी नींद खुल गई। उठा तो पूरा पसीने में भीगा हुआ था। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने तुरंत मोबाइल उठाकर देखा तो सुबह के 4 बज चुके थे। उसे लगा कि उसका महज एक सपना था। वो जनरली सुबह जल्दी उठ जाया करता था 5 बजे के आसपास। आज वो 4 बजे उठ गया था तो उठ के अपना फ्रेश होता है क्योंकि वो आर्मी की प्रिपरेशन कर रहा था, थोड़ा रनिंग वगैरह के लिए वो निकल जाता है। लेकिन इसके बाद पूरे दिन पूरे दिन निमित के दिमाग में सिर्फ वो लड़की ही घूमती रही। वो जहां जाए उसके दिमाग में लड़की का ख्याल आ रहा था। आंखें बंद करता हुआ लड़की उसे दिखाई दे रही थी। लाइक अलग सा अट्रैक्शन उसके अंदर जनरेट हो गया था उस लड़की को लेकर। जब दिन में उसकी नव्या से बात हुई तो उसने नव्या को ये बात बताई कि रात को उसे क्या सपना है और कैसी लड़की दिखी। तो पहले तो वो हंसी और फिर थोड़ा नाराज होकर बोली, अच्छा, अब सपने में सुंदर लड़की आने लगी है। उसने उसे समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन नव्या भी उसके साथ मजाक कर रही थी। फिर नव्या ने उसे समझाया कि तुम बेवजह ना ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसे भी यही लगा कि ठीक है, सपना है, सपना आ जाता है ना? और यंग एज है, एक 20 साल का लड़का है। अब उसे अगर सुंदर लड़कियों के सपने नहीं आएँगे तो फिर किसे आएँगे? नहीं, मुझे पता है और भी बहुत सारे लोगों को आते हैं, बट उसको तो स्पेशली आने ही चाहिए ना, यंग एज है उसके अंदर। तो उसको लगा कि ठीक है, आ जाते हैं सपने। निमित को भी ये लगा, पर उसे क्या पता था? उसे क्या पता था कि एक सपना नहीं, ये वो हकीकत है जो उसकी ज़िंदगी के ऊपर भारी पड़ने वाली है। अगली रात ठीक 12 बजे उसे फिर से वही सपना आया। इस बार वो फिर से उसी कॉलोनी में था। वही सिर्फ एक खंबे की लाइट जल रही थी और उस लाइट के नीचे वो लड़की पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। इस बार जब निमित उसके पास पहुंचा तो उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ा। निमित ने एक्सपीरियंस किया कि उस लड़की का हाथ बिल्कुल ठंडा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा।
उसे उसके टच के अंदर एक अजीब सी अनुभूति, एक अलग सा आनंद महसूस हो रहा था। काश, निमित का कहना है कि काश उस दिन वो हाथ मैंने उससे छुड़ा लिया होता, या मैं उसे अपने आप को टच करने नहीं देता। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, यंग एज, 20s के अंदर भी वो एंटर कर ही रहा था, और एक फैंटेसी की तरह की सुंदर लड़की उसका हाथ पकड़ रही थी, वो कैसे मना कर सकता था। और उसके बाद वो लड़की उसका हाथ पकड़कर आगे की तरफ चलने लगी, और वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे उसके साथ चल पड़ा, जैसे कि वो उसे जहां भी ले जाना चाहे उसके लिए वो तैयार था, उसे सब कुछ मंजूर था। सपने में ही सही, निमित को अच्छे से याद है कि उस कॉलोनी के आखिरी छोर से होते हुए शमशान के पीछे बहने वाली जो छोटी नदी थी, वहां तक वो लड़की उसे लेकर गई। नदी के किनारे महीन रेत फैली हुई थी, और वो दोनों वहीं बैठ गए और अपने पैर नदी के पानी के अंदर डाल दिए। रात बिल्कुल शांत थी। दूर कहीं से कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसके अलावा जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। निमित ने बताया कि वो दोनों घंटों तक बातें करते रहे। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन वो जब भी बोलती थी ऐसा लगता था कि जैसे उसकी आवाज सीधी निमित के दिल में उतर रही हो। और सबसे अजीब बात यह थी कि निमित उससे हर चीज के बारे में डिस्कशन कर रहा था। अपनी जिंदगी, अपने सपने, आर्मी, नव्या, सब कुछ। उसके साथ बैठकर उसे ऐसा सुकून मिला जैसा पहला कभी किसी के साथ नहीं मिला। और फिर बैठे बैठे सपने में ही उसने टाइम देखा तो सुबह के 4 बज चुके थे। जैसे ही निमित ने टाइम देख के उसकी तरफ देखा, वो लड़की निमित की तरफ मुस्कुराई, धीरे से उठी और बिना पीछे देखे अंधेरे में कहीं चली गई। और जैसे ही वो लड़की निमित की नजरों से ओझल हुई, उसकी आंख खुल गई। उसने फिर से फोन उठा के टाइम देखा तो इस टाइम जैसे सपने में 4 बजे थे, अभी भी सचमुच 4 ही बजे थे। और उस दिन पहली बार निमित के मन में सवाल आया कि ये सिर्फ सपना था या वो हर रात सच में कहीं जा रहा था। और अब ये हर दिन का काम हो गया। रोज रोज ऐसा ही चल रहा था। वो सपने में आती रात को 12 बजे और सुबह 4 बजते ही वो चली जाती। फिर एक दिन वो निमित से बोलती है कि तुम उस लड़की नव्या को छोड़ दो, मुझे अपना लो, बहुत खुश रखूंगी मैं तुमको। उसकी बात सुनकर निमित ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं नव्या से बचपन से प्यार करता हूं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूं। उस रात तो उससे बिना कुछ बोले चली गई। लेकिन अगली रात उसने निमित के साथ अपना अगला कार्ड प्ले करना शुरू किया। इस बार जैसे ही वो आई, वो सीधा निमित से चिपक गई और उसके साथ गलत हलत हरकत करने लगी। निमित उसे दूर करने की कोशिश करता, फिर एकदम से पता नहीं क्या कोई उसके ऊपर कोई जादू हुआ, क्या हुआ, एकदम से फ्रीज हो गया और सपनों में ही वो लड़की उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बना रही थी। उसका सेक्सुअल हरासमेंट होता था और अब हर दिन ऐसा ही होने लगा। रात को सपना देखता और सुबह जब वो उठता तो बहुत कमजोर महसूस करता था। और इतना ही नहीं, उसकी पीठ पर नाखूनों के निशान होते थे। रियल में वो देखता था, सपने में आकर वो उसके साथ हरकतें किया करती थी, लेकिन उसे लगता था कि वो सपना देख रहा है। सुबह जब वो उठता था तो बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेन फील होता था और उसे जलन महसूस होती अपनी पीठ के ऊपर। जब कांच में घूमकर देखता था तो उसे अपनी पीठ के ऊपर नाखूनों के निशान दिखाई देते थे। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि जो कुछ वो सपने में देख रहा है उसका इम्पैक्ट रियल में कैसे हो रहा है। अभी उसने ये बात ना नव्या से शेयर की, ना अपने घर वालों से, ना किसी दोस्त से। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका ये वहम है और इसी वहम में वो जीता गया और करीबन 1 महीना उसके साथ गुजर गया। जहां निमित के 6 पैक एब्स थे, अच्छी बॉडी थी, लगभग 5 फीट 8 इंच की हाइट और 65 केजी का वेट था। 1 महीने के अंदर अंदर उसका वेट गिरकर 52 से 53 किलो यानी 52 से 53 केजी के आसपास रह गया था। निमित नव्या से बाकी हर चीज के बारे में बात करता था, लेकिन इस चीज के बारे में बात नहीं करता था क्योंकि उसे पता था कि एक तो वो उसकी बात पे भरोसा नहीं करेगी और दूसरा, चाहे सपने में ही सही, एक लड़की के साथ रिलेशन वाली बात वो एक्सेप्ट नहीं करेगी और उससे नाराज हो जाएगी। अब निमित के पास कोई और नहीं था, लेकिन निमित के पास मैं था। क्यों? क्योंकि निमित हमारी स्टोरीज को रेगुलर सुनते हैं और इतने सारे लोगों के एक्सपीरियंस सुनने के बाद उन्हें इस चीज की समझ थी कि अगर ये चीजें इस तरह से शुरू हुई है तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और उन्होंने
अपने सोर्सेस के हिसाब से बाबाओं को ढूंढना शुरू कर दिया। अब आप यहां पर भी देखो कितनी आसानी से लोग आपको बेवकूफ बनाने के लिए मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं। वो क्लेम करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे। सबसे पहली बात तो जो आदमी परेशान होता है वो हर जगह अपना सोल्यूशन ढूंढता है, चाहे वो सही हो या गलत। और इसी चीज का फायदा उठाकर जिन लोगों को कोई नॉलेज नहीं होती वो आपसे 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए, 1.5, 2 लाख रुपए तक लूट लेते हैं। तो सोच समझकर, आपकी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ बड़ी हो सकती है, लेकिन जब आप किसी आदमी से मिलने जा रहे हो तो आपको पहले उसकी बैक हिस्ट्री पूरी खंगालनी चाहिए कि उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है। सिर्फ जाकर चरणों में पड़ जाना है कि बाबा मेरी इस प्रॉब्लम का सलूशन कर दो, समझिए, मुझसे ज्यादा कुछ बुलवाइए मत। इतनी आसानी से किसी के ऊपर ट्रस्ट मत किया कीजिए। पता करें कि उनका क्या, उनका प्रोफाइल है, कैसे कैसे केस उन्होंने हैंडल किए हैं। आप थोड़ा सा शिनाख्त करना शुरू करेंगे, सब कुछ निकल के बाहर आ जाएगा। और दूसरा एक और बात बताता हूँ, कोई इंसान सच्चा है या झूठा उसकी आंखों में दिखाई देता है। तो जब आप अपनी प्रॉब्लम किसी से डिस्कस कर रहे हो तो उसकी आंखों में देखते रहें, सब कुछ उसकी आंखों में देखकर ही बताएं, जैसे अभी आप मेरी आंखों में देख रहे हो। जो नाना पड़ेगा डायलॉग था ना, देख मेरी आंखों में सच्चाई है, वो सच्चाई आंखों में दिखती है। एक सच्चे आदमी की आंखों में ना आपको एक अलग तेज, एक अलग कन्विंसिंग पावर दिखाई देगी, जो एक झूठे आदमी में कभी भी नहीं दिखाई दे सकती है। खैर, निमित के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, कमाता नहीं था, पढ़ाई कर रहा था, पैसे की प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उसने 20,000 रुपए का कर्जा किया। कई लोगों से मदद की, जिस भी बाबा या तांत्रिक सुनता उनके पास पहुंच जाता। किसी ने पूजा करवाई, किसी ने अलग अलग उपाय बताए, और इन सब में उसके 20-22 हजार रुपए खर्च हो गए, लेकिन उसकी हालत में कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर वो कहते हैं ना कि नियति को जो पसंद था, अगर आप भगवान के भरोसे छोड़ दो चीजें तो कुछ गलत भी हो रहा है तो आपको रास्ता दिखाएंगे, बस आपको रास्ता फॉलो करना होता है। तो आखिरकार उसे इसके दोस्त ने उज्जैन जाने को कहा। उसके दोस्त ने उसे एक नाम बताया था बाबा का, जिनका नाम था जनार्दन मिश्रा, जो कि रामघाट के पास में उसे मिलेंगे। अगर आप उज्जैन से हैं तो आप भी जाकर वहां पर उन बाबा से मिल सकते हैं, इस बात को कंफर्म कर सकते हैं। या अगर आप उन्हें जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि अगर कोई लोग जो परेशान हो वो उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर पाए। तो अपने दोस्त के बताए अनुसार निमित जो था वो उज्जैन पहुंचा, क्योंकि इंदौर के पास में रहता, तो उज्जैन जाना इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। वहां एक दिन तो वो ढूंढता रहा, लेकिन ढूंढते ढूंढते उसकी मुलाकात हुई लगभग 55-60 साल के एक बुजुर्ग बाबा से, जिनका नाम था जनार्दन मिश्रा। उन्होंने निमित की पूरी बात सुनी बिना टोके। उसकी बात सुनकर वो कुछ देर तक चुप रहे, और फिर बाबा ने एक सोल्यूशन बताया। उन्होंने कहा कि बेटा, अगर तू थोड़ा और जल्दी आ जाता ना, तब तो शायद मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे ही कर देता, लेकिन अब उसका कनेक्शन तुमसे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो तुमको अपना पति मानने लगी है, और अब उससे छुटकारा पाने के लिए तुम्हें उसका एक कनेक्शन तोड़ना होगा, और उसको तोड़ने के लिए तुम्हें शादी करनी होगी। अब बाबा की बात सुनकर बोलता है कि बाबा, शादी कैसे कर सकता हूं, अभी मेरी उम्र ही क्या है, घर पर किसी को कुछ भी पता नहीं है, कैसे क्या होगा। तो बाबा ने थोड़ी देर और सोचा और कहा कि अगर तू शादी नहीं कर सकता तो तुझे एक दूसरा काम करना होगा। तो निमित ने पूछा क्या? उन्होंने बताया कि तुझे किसी कुंवारी लड़की जो बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो, उसके साथ तुमको एक हवन करना होगा, पूरा विधि विधान से एक पूजा होगी, और फिर तुम्हें उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना होगा। तब जाके शायद वो पिशाचिनी तेरा पीछा छोड़ दे। अब ये सुनते ही निमित के तो होश उड़ गए। उसको बोला, पिशाचिनी? बोलता है हाँ, तेरे साथ जो जुड़ी है वो कोई नॉर्मल आत्मा नहीं, वो एक पिशाचिनी है, और वो इतनी आसानी से तुझे नहीं छोड़ेगी। अगर तू ये कर सकता है तो ही तू बच पाएगा। अब निमित्त हुआ शॉक्ड कि अब यार ये क्या नई चीज आ गई, ये भूत प्रेत पिशाचिनी, मैं तो कभी सोचा ही नहीं इनके बारे में, और ये मेरे पीछे कहाँ से पड़ गई है। लेकिन अब उसे सब कुछ दिख रहा था, उसे फील भी हो रहा था, सपनों में उसको अपने शरीर के ऊपर इम्पैक्ट भी दिखाई दे रहा था। और जैसे ही बाबा ने बोला, उसे सीधा नव्या का ख्याल आया। उसके मन में हिम्मत नहीं थी कि वो कैसे नव्या को सब चीजें बताएगा कि बाबा ने ऐसा ऐसा कहा है, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो उसने नव्या से बात की, उसको सारी चीज़ें डिटेल बताई कि कैसे कैसे उसके साथ क्या क्या हो रहा है। उसके साथ जो भी रात को होता था उसने नव्या को क्यों नहीं बताया,
लेकिन अब जब चीज़ें कंट्रोल से बाहर चली गई है तो उसने इलाज भी करवाया, फिर बाबा के पास आया और बाबा ने उनसे ये कहा। तो उसकी बात सुनकर नव्या को तो पहले लगा कि सिर्फ सेक्स के लिए वो ये कहानी बना रहा है, लेकिन निमित ने उसे बहुत समझा और उससे मिलने के लिए बोला। और जब वो मिले तो उसने अपने पीठ के निशान, अपनी हालत नव्या को दिखाई। तब कहीं जाकर उसको विश्वास हुआ। उसके बाद उसने बाबा से भी उसकी बात करवाई और तब जाकर उसको भरोसा हुआ कि ये इन सब चीज़ों के लिए नहीं कर रहा है, वाकई में इसके साथ प्रॉब्लम है। लेकिन अब भी सबसे बड़ी दुविधा जो थी इन दोनों के लिए कि वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। उसके लिए उसके घर वालों की इज्जत भी उतनी ही मैटर करती थी, लेकिन दूसरी तरफ निमित की जान भी थी। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी और उसने निमित से बोला कि मुझे सोचने का समय चाहिए। और ऐसे ही सोचते सोचते 10 दिन बीत गए और ये 10 दिन निमित के ऊपर और ज्यादा भारी थे, क्योंकि जो भी कुछ चल रहा था वो उस पिशाचिनी से छुपा हुआ नहीं था। वो हर रात आती और वो निमित को और ज्यादा परेशान करती। उसका सेक्सुअल रिलेशन तो बनाती बनाती थी, लेकिन उसके साथ साथ उस पर वो जख्म देकर जाती थी और वो यही कहती थी कि उस बाबा उस लड़की से दूर रहे। लेकिन 10वें दिन, 10 दिन के बाद नव्या ने फैसला कर लिया कि वो निमित का साथ देगी और अगले ही दिन वो दोनों उज्जैन गए। सुबह सुबह जल्दी पूजा पाठ हवन सब किया और वो सब करके वो वापस लौट गए और बाबा ने कहा कि अब तुम्हें कल आना है। ये वापस पहुंचे आज की रात। फिर से वो निमित के सपनों में आई, लेकिन आज वो आते ही रोने लगी कि मुझे छोड़कर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। और निमित जब उससे कोई जवाब नहीं दे रहा था तो फिर से उसके साथ गलत हरकतें करने लगी और तभी उसके कानों में वो बाबा की आवाज आई और बाबा की आवाज आई तो उसकी नींद खुल गई और फिर दोबारा ना तो उसे नींद आई और ना ही वो लड़की उसे दिखाई दी। अगले दिन ये लोग वापस से उज्जैन पहुंचे, जहां इन्होंने एक होटल बुक किया हुआ था। बाबा भी इनके साथ आए। इनका जो बेड था उस बेड के चारों तरफ विधि विधान से कुछ चावल के दाने वगैरह डाले और भी बहुत सारी विधियां थी जो उन्होंने की। और उसके बाद बाबा ने जो इनको बताया था, इन लोगों ने वही किया। इन लोगों के बीच में एक रिलेशन स्थापित किया गया। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद बाबा ने पूरी श्रद्धा से इन दोनों को नहला धुलाकर पूजा हवन और संकल्प करवाया और इन्हें एक पवित्र धागा दिया और निमित से कहा कि इसे 40 दिनों तक बांधे रखना और फिर मां नर्मदा में प्रवाहित कर देना। ये सब करके निमित और नव्या वापस से अपने अपने घर लौट गए। निमित जब घर लौटा तो उसे विश्वास नहीं था कि ये सब ठीक हो गया होगा, लेकिन उस रात जब वो सोया तो उसे कोई सपना नहीं आया। फिर अगली रात भी और उसकी अगली रात भी। धीरे धीरे उसका जो शरीर कमजोर हुआ था वो भी ठीक होने लगा। उसके पीठ के जो निशान थे वो भी धीरे धीरे गायब होने लगे। और आज निमित की उम्र 21 साल है। इस बात को करीबन 1 साल गुजर चुका है। आज भी वो और नव्या साथ में है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों का यही है कि आगे चल के ये दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। निमित को आज भी समझ में नहीं आता है कि उसके साथ जो भी कुछ हो रहा था वो सब रियल में हो रहा था या फिर ये सिर्फ उसका वहम था। और अगर ये उसका वहम था तो उसका इम्पैक्ट उसके शरीर पर क्यों दिखाई दे रहा था। कुछ भी हो, ये उसकी जिंदगी का सबसे डरावना दौर था और अगर उस समय नव्या उसका साथ नहीं देती तो शायद आज इस कहानी को सुनाने के लिए वो जिंदा नहीं होता। तो ये थी निमित और नव्या की कहानी। नव्या ने निमित को बचाने के लिए वो सैक्रिफाइस किया जो वो हमेशा से ये सोचकर बैठी थी कि शादी के बाद ये सब होना चाहिए। वो एक अलग मेंटेलिटी, अलग सोच की लड़की थी। लेकिन जब अपने दोस्त, अपने प्यार को बचाने की बात आई तो नव्या ने यही डिसाइड किया कि अगर इसी से ये बच सकता है तो ये ज़रूर किया जाना चाहिए। शुरू में वो हिचकिचाई, लेकिन जब वो वहाँ पहुंची, चीज़ें हुई तो समझ में आया। उसने जब निमित की हालत देखी तो समझ में आया। अब मैं बताता हूँ कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। याद है वो नॉनवेज खा के जब वो सुनसान कॉलोनी के अंदर रात को घूमा करता था, वो तो कहते हैं ना टाइम बे टाइम घूमना। तो शुरू शुरू में वो घूम रहा होगा और हो सकता है शमशान के आसपास वो पिशाचिनी भटकती होगी तो उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ी। शुरू शुरू में उसने उसके आसपास घूमना शुरू किया एक बिल्ली के रूप में, फिर सांप। वो उसकी एनर्जी का अंदाजा लगाना चाह रही थी। वो उस बैरियर को ढूंढना चाह रही थी, उस गेट को ढूंढना चाह रही थी जिससे वो उसके अंदर एंटर कर सके। और जब
वो अपने वीक मोमेंट्स में था, जब उसका शील्ड डाउन था, जब वो नॉनवेज खाकर वहाँ पर घूम रहा था, तो उसने उस एनर्जी को अट्रैक्ट किया और उसी रात पहली बार सपने में उसे लड़की दिखाई दी। और जब पहली बार उस लड़की ने उसे टच किया और उसे अपनी तरफ ले जाने लगी, उसने अपने आप को नहीं रोका। ये उसकी रज़ामंदी, ये उसकी मंज़ूरी थी कि उसे जहाँ ले जाना चाहती है, वो जाने को तैयार है। जब लास्ट नाइट जब उसको बाबा की आवाज़ सुनाई दी थी, उस टाइम निमित्त को एक विज़न भी आया था। वो लड़की की जगह उसे एक बूढ़ी, बहुत ही डरावनी शक्ल वाली औरत दिखाई दी थी। जिस वजह से निमित्त को विश्वास हुआ कि बाबा जो कह रहे थे कि वो एक पिशाचिनी है, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। तो ये थी निमित्त की कहानी। आई होप आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।